हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इंग्लिश करने वाले हैं। जो बीए सेकंड सेमेस्टर है, जो उसकी हम कंप्लीट इंग्लिश, जो हम इंग्लिश सब्जेक्ट है लिटरेचर एंड लैंग्वेज, उसके जो हम सब्जेक्ट 9 चैप्टर है उसमें उसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम ऐसे देखेंगे और आपको बताएंगे कोई आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होगा, तथा हम इसके सामने आपके सामने हम इसके सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अनुसार आपको कौन कौन से किस किस पार्ट्स में पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल वीडियो को ज़्यादा लोगों पर शेयर करें ताकि पता लगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपने इस चैनल को शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास होने वाली है, जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट की है। इसका पहले लिटरेचर लैंग्वेज में इसका सिलेबस क्या दे रखा है हमारा, जो एमडी यूनिवर्सिटी का है। इसमें क्या सिलेबस है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, एक आपको रेफरेंस टाइप क्वेश्चन मिलेगा। एक रेफरेंस टाइप मीन्स क्या होता है, जैसे आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में जैसे प्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं, संकेत पदार्थ काव्यार्थ पढ़ते हैं उसको, जैसे आप उसकी प्रसंग व्याख्या लिखते हैं, ऐसे ही आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको उसका रेफरेंस देना होगा। यही आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपको 3 पैसेज आएंगे, उनमें से आपको केवल 2 करने होंगे, जो आपको 10 नंबर के होंगे। एक पैसेज आपको 5 नंबर का होगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, दूसरे क्वेश्चन में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। इसका क्या मतलब है, इसके जो 5 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, आपको 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे चैप्टर में से। क्वेश्चन 3 कैसा है, क्वेश्चन 3 आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा इजे टाइप क्वेश्चन। आपके पास एक इजे आएगा, निबंध लिखना आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में देखते रहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5-6 इजे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको करके चले जाओ, डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसमें क्या करना होगा, आपको 2 इसे आपको करने होंगे जो साढ़े, तो एक इसे आपको एक निबंध आपको 7.5 नंबर का देखने को मिलेगा। यानी इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन 3 आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 4 में क्या आएगा, आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन 4 में कंप्रहेंसिव आएंगे, यानी कि बड़े बड़े पैसेज आएंगे जो आपके पास, उसमें से क्वेश्चन छांट के लिखने होंगे, जो आपके पास कितने नंबर होंगे, 5 नंबर का। एक को एक पेज कंप्रेशन करना सिर्फ आपको। क्वेश्चन 5 कैसे बन आएगा, उसमें ग्रामर आएंगे, जिसमें वर्ब आएंगे, प्रपोजिशन आएंगे, मॉडल्स आएंगे, कंजुगेशन आएंगे, और ग्रामर सेकंड पार्ट में नरेशन आएंगी। ओके, फिर क्वेश्चन 6 में क्या आएगा, क्वेश्चन 6 में आपके पास इजी आएगी, इसमें भी ऐसे आएगा। ओके, इसे कैसा आएगा, इसे आएगा आपके में प्रेस, जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, इसे टाइप क्वेश्चन आएगा। इसमें भी 7 नंबर का एक ही करना है इसमें। ये आपका सिलेबस कंप्लीट है। ओके, अब पढ़ते हैं हमारे जो सिलेबस में चैप्टर्स दे रखे हैं। पहला चैप्टर आपको पढ़ा होगा पिजन्स एट दी डे ब्रेक। इस चैप्टर में क्या कहा गया है, इस चैप्टर में इसकी शॉर्ट समरी मैंने नोट्स देख सकते हैं आप इसके। इस समरी पढ़ते हैं, पिजन्स एट दी डे ब्रेक। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं, एक तो मिस्टर बासु एंड मिसिस ओटीमा, जो मिस्टर बासु की वाइफ है, एंड उसका एक पोता है जो कहीं बाहर रहता है। मिस्टर बासु है, हैज़ बीन सफरिंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स विद मल्टीट्यूड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल एलिमेंट्स। जो मिस्टर बासु है वो एक बीमार आदमी है, यानी कि वो बहुत बूढ़ा हुआ बुजुर्ग आदमी है। उसके पास इमोशनल, फिजिकल और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार रहता है। हिज वाइफ ओटीमा बासु, उसके वाइफ का नाम क्या है, ओटीमा बासु। लविंग क्रिएटर, यानी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, बट एट एंड ऑफ द डे, उसके अंतिम दिन तक उसका साथ देती है। अलॉन्ग विद दी अदर पीसीस ऑफ न्यूज़, जो उसकी न्यूज़ शांति को भंग कर देते हैं, ओटीमा रीड्स अलाउड फॉर द न्यूज़पेपर दैट देयर विल अ प्लांट पावर कट एट नाइट। इसका क्या मतलब है, अलॉन्ग विद अदर पीस ऑफ न्यूज़, इसका मतलब जो अखबार न्यूज़ पढ़ती है तो उसकी शांति भंग हो जाती है। ओटीमा पढ़ती है, ओटीमा उसकी वाइफ का नाम है, वो पढ़ती है कि न्यूज़पेपर अखबार में कि ये जो एक ऐसा प्लान किया जा रहा है, उसके कॉलोनी में पावर, रात में बिजली नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कट, पावर कट कर दी जाएगी। बासु रेस्पॉन्ड विद एस्थेमिक पेश अटैक, जो
मिस्टर बासु है वो अस्थमा का बीमारी है, अस्थमा होता है, अस्थमा का बीमार जो सांस फूल जाती है, उस अटैक आते रहते हैं। वो डर रहा है कि यदि वो हॉट नाइट, गर्मी बहुत हो रही है, यदि रात को बिजली नहीं आएगी तो उस अस्थमा अटैक आएगा जिस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वो उस भय से डर रहा है। ओटिमा इनसाइड मिस्टर बासु प्रोटेक्ट्स एंड ग्रेट फ्यूज decides to shift his bed up on the terrace to make hot night more comfortable। ओटिमा क्या करती है मिस्टर बासु को बचाने के लिए, वो छत टेरेस के ऊपर छज्जे के ऊपर उसका बिस्तर लगा देती है ताकि वो उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो गर्मी की रात में। बासु इज मोर कंफर्टेबल देयर एंड नाइट इज स्पेंट ग्रेट अगोनी। जो बासु मिस्टर बासु है वो इस रात को सहन, वो कुछ अपनी कठिनाइयों से सहन करता है इन रातों को, बहुत ही कठिनाइयों से। द मेमोरी ऑफ ग्रैंडसन, जो उसका पोता है, इज शोइंग हिम पिजन्स रूट्स ऑन सो रूफटॉप्स मेक्स हिम इमोशनल। ओके, एट डेब्रेक एट ओटिमा गोes डाउनस्ट्रेस अ फेच बासु सम आइस्ड वाटर। जब डे ब्रेक यानी कि जो दोपहर हो जाती है तो ओटुमा अपने नीचे आती है कुछ ठंडा पानी लेने के लिए। सी फाइंड्स हर सरप्राइज देयर वाज लाइट इन हर फ्लैट। तो वो देखती है कि उसके फ्लैट में जो उसका घर है उसमें लाइट आ रही है। सी रन्स बैक टू द टेरेस, जो तो फिर वो जल्दी से, अच्छा तो उस बात को बताने के लिए मिस्टर बासु के हमारे घर में लाइट आ चुकी है, तो टेरेस के ऊपर जाती है तो बासु को बताने के लिए। बासु डाउन सो इनेबल हिम टू स्लीप कंफर्टेबली इन हिज ओन बेड फॉर अ वाइल। तो बासु को देखती है मिस्टर बासु अपने बिस्तर पर आराम से लोटे हुए हैं। बासु रिफ्यूजेस सेइंग इन कलर नाउ टेल्स हर लीव अलोन। तो वो सोचता, बासु है जो वो सोचता है कि वो कहता है अभी कलर कूलर चाहिए उसको नाउ अभी, ओके अकेले में। द स्टोरी एंड्स हिम The story ends him lying flat and still, gazing up and flock of pigeons hurting upward against the dome and disappearing soft dreams and blue of the morning। तो उसका अंत तो सोचती है कि मर चुका है। तो पिजन्स ऑफ द रेवल, जैसे आप दोपहर में जो कबूतरों को देखते हैं वो अचानक से उड़ जाती हैं उसकी आत्मा, तो उसी प्रकार जो मिस्टर बासु है उसकी भी आत्मा दोपहर के समय आराम से कति शांति के रूप में उड़ गई, चली गई। मिस्टर बासु पिजन्स फिगर द स्टोरी एम्बुलेंस पीस एंड लिबरेशन। तो पिजन्स है जो कबूतर हैं वो इसका सैम्बल यह दर्शाना चाहते हैं कि पीस यानी कि शांति और स्वतंत्रता के प्रतीक है पिजन्स। इसका क्या मतलब है अब बताने स्टोरी में अपनी भाषा में। इस स्टोरी पिजन्स डेब्रेक, इसमें 3 कैरेक्टर दे रखे हैं। एक तो मिस्टर बासु है एक उसकी वाइफ ओटिमा बासु, उसका पोता है, जो पोता है वो बाहर रहता है। जो मिस्टर बासु है वो अस्थमा का पेशेंट है, उसको फिजिकली इमोशनली बहुत मानसिक रूप से बहुत बीमार है। एक दिन क्या होता है, ओटिमा मिस्टर बासु वाइफ ओटिमा न्यूज़ पढ़ रही होती है, तो न्यूज़ पढ़कर सुनाती है कि हमारे शहर में, हमारी कॉलोनी में बिजली रात को नहीं आएगी गर्मियों का समय। ये सुनकर बासु बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो अस्थमा का पेशेंट, मुझे अस्थमा अटैक आएंगे यदि मैं सांस घुटेगी तो, यदि इस गर्मी में मुझे फिर तो ओटी में बासु क्या करती है तो उसका बिस्तर, तो फिर उसका वो बिस्तर उसका बिस्तर जो है ओटिमा उसके टेरेस के ऊपर लगा देती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा द जर्नी, एक यात्रा, जिसके लेखक हमारा ऑथर है वो टेम्सुला एओ। इसमें क्या क्या हम शॉर्ट समरी मतलब कि ये पढ़ते हैं, चलो फिर समरी पढ़ते हैं। द जर्नी द स्टोरी ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल नेम टिनुला। यह एक छोटी सी लड़की कहानी है जो 13 वर्ष की है, जो एक यात्रा करती है। उसका नाम है टिनुला। सी लिव्स इन अ विलेज इन नागा हिल्स। नागालैंड में जो नागा हिल्स हैं वहाँ पर वो रहती है। सी स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल, जो हॉस्टल जिन्हें हम हॉस्टल कह देते हैं, वहाँ उस समय बोर्डिंग स्कूल कहते थे। ओके, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते बीच फ्यू मील्स अवे, जो कि उसके गांव से कुछ मील दूर हैं।
हर जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू बोर्डिंग स्कूल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी यात्रा उसके गांव से लेकर बोर्डिंग स्कूल तक बहुत ही कठिनाई में गुजरती है। सी कवर्स द जर्नी विद द ब्रदर टेम जेनवा। उसका एक भाई है जिसका नाम टेम जेनवा है, उसके साथ ये पूरी जर्नी या यात्रा कवर करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही कठिन है, बिकॉज क्योंकि दे ट्रेवल अ फुट, वो अपने पैरों से थ्रू आ जंगल एंड हिली एरियाज, जंगल को पार करते हैं, फिर पहाड़ियों को पार करते हैं। दे हैव टू क्रॉस अ रिवर टू, वो एक नदी को भी पार करते हैं उस यात्रा में। ओके। देर इज अ डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द जंगल। उन्हें यह डर रहता है कि बहुत उन्हें यहाँ पर डर रहता है कि क्योंकि वहाँ पर खतरनाक जानवर भी रहते हैं उस जंगल में। सीरीज इज हर स्कूल एट नाइट, तो कैसे ना कैसे वो जर्नी को, वे दोनों भाई बहन बोर्डिंग करके उस जर्नी को पूरी हिल्स को पार कर रवि रिवर्स को पार कर जंगल को पार कर वो अब बोर्डिंग स्कूल पहुँच जाते हैं। लेकिन अब उनको रात हो चुकी, काफ़ी आधी रात हो चुकी जब पहुँचते हैं स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल में काफ़ी रात होती है और उस समय सर्दियों का मौसम था। सी रीचेस हर स्कूल एट नाइट इन अ कोल्ड वेदर। ओके, दैट नाइट देर इज नो एक्स्ट्रा बेड। तो उस समय वो पहुंचे थे उस स्कूल में, अपने बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेड बचा ही नहीं था। तो टुनुला थी जो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, उस टेम जेनवा की बहन थी जो जर्नी करके आई थी। तो उसने अपना बेड किसके साथ शेयर किया? उसकी फ्रेंड है बिनी। इसका क्या मतलब है? विनी उसकी फ्रेंड है, तो उसके लिए उसने उसके साथ बेड शेयर किया था उस एक रात के लिए। तो सी फील्स रिलैक्स्ड, तो उसने जब वो सो गए तो रात में ठंड का मौसम, तो उसने फील रिलैक्स किया, शांति की। बट देन हर फ्रेंड विनी टेल्स हर दैट, तो बाद में, परंतु जब उसकी फ्रेंड है बिनी तो वो उससे कहती है फ्रेंड हवर्ट हैज़ अ न्यू गर्लफ्रेंड, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड हवर्ट की। टिनुला नेवर थिंक्स ऑफ हवर्ट एज हर बॉयफ्रेंड, तो वो नहीं जानती थी, वो सोच भी नहीं सकती उसका बॉयफ्रेंड है। सी डज नॉट नो हिज प्रॉपरली, उसे सही तरीके से भी नहीं जानती थी। दे हाउएवर द वर्ड्स हर्ट हर, तो उसको को शब्द उसे बहुत ही छिन छिन कर देते हैं। विनी मे डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हर्ट हर एंड सेइंग हर व्हाट इज बॉयफ्रेंड, वो सोच भी नहीं सकती थी उसने क्या कह दिया। तो दैट टुनुला रियलाइज दैट वेरियस आर नॉट मर फिजिकल, तो वो सोचती है कि ये वेरियस आती, जो कठिनाइयाँ आती हैं तो फिजिकल है। आफ्टर रीचिंग स्कूल, तो फिजिकल जर्नी है, तो स्कूल पहुंच जाते तो फिजिकल जर्नी खत्म हो जाती है। लेकिन जो असली जर्नी है वो उसकी अब इमोशनल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। द इमोशनल जर्नी वर्क्स न्यू इमोशंस इन हर एंड सी स्टार्ट्स लुकिंग बीनीथ डिफरेंट वे, तो उसी समय से वो उसकी दोस्ती को छोड़कर उसे एक अलग कैटेगरी के हिसाब से देखती है। तो इसका क्या मतलब है, इस कहानी में क्या कहा गया है? तो द जर्नी, इसमें इसका मतलब इसमें 4 करेक्टर हैं। इस पूरी कहानी में 4 करेक्टर। टुनुला जो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसकी ब्रदर है टेम जेनवा, एक उसकी दोस्त है बिनी। इसमें क्या क्या है, जो टिनुला है उसका, वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। उसका गांव नागा हिल्स में पड़ता है, जो बोर्डिंग स्कूल है उससे बहुत कुछ किलोमीटर दूर है। तो वो छुट्टियों में जब घर आती है विलेज में, तो छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, तो वो अपने घर स्कूल जाती है। तो वो एक रात पहले ही अपने भाई के साथ निकलती हैं। उसके रास्ते में कई डिफ़िकल्ट कठिनाइयाँ आती हैं, जिसमें वे जंगलों को पार करती हैं, जानवरों को पार करती हैं, रिवर को पार करती हैं, पहाड़ियों को पार करके वहाँ से निकलती हैं। ओके, तो वो कैसे ना कैसे वहाँ पर पहुँच जाती है सर्दियों के मौसम में। तो ये उसकी, तो वो सोचती है अभी तो फिजिकल जर्नी है, ये सारी जर्नी ख़त्म हुई है, लेकिन अब इमोशनल जर्नी अभी स्टार्ट है। इसमें पार्ट में यही कहा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है द रिफ्यूजी के पास। इसमें क्या कहा गया है, इस रिफ्यूजी में क्या है, जो रिफ्यूजी क्या होता है, इसका मतलब जो हम छोड़ देता है। इस द रिफ्यूजी स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वोमैन, एक मांझी नाम की एक ओल्ड वोमैन है, एक बुढ़िया है एक मांझी नाम की, फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान से। सी बिकम अ रिफ्यूजी, वो एक घर छोड़ देती है, एक रिफ्यूजी बन जाती बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 में। जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन होता है, अलग होता रहते हैं इन 1947 में, तो रिफ्यूजी बन जाती है, यानी कि जो अपने घर को छोड़कर कोई इधर चले गए, तो उस समय भागा दौड़ी में कोई इधर पाकिस्तान आया तो कोई इंडिया चले गया। हर स्टोरी इज़ वेरी ट्रेजिक, उसकी स्टोरी बहुत ही
ट्रेजिक है। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले वो सोचती थी, शी थॉट्स दैट मुस्लिम एंड हिंदूज वर लाइक ब्रदर्स। तो वह सोचती थी जो हिंदू लोगों के बारे में, मुस्लिम लोगों के बारे में, वो भाई जैसे हैं। ओके, बट वन इंसिडेंट चेंज हर आउटलुक, लेकिन एक एक्सीडेंट उसके पूरी मनो काम पूरी इसकी दृष्टि को बदल देता है। वो कौन सा एक्सीडेंट है? जो पाकिस्तान में एक हिंदू टांगे वाला वाज किल्ड बाय मुस्लिम्स। तो हिंदू टांगे वाला उस मुस्लिम्स द्वारा पाकिस्तान में मार दिया जाता है। बट बिकॉज, किस लिए मार दिया जाता है? ही वाज एन हिंदू, इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो एक हिंदू है। इवन दे स्टेव हिज हॉर्स टू डेथ, और उसके घोड़े को भी नहीं छोड़ते, उसको भी मार दिया जाता है। सो इसी कारण उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं है। ओके, देन शी थॉट कम्युनल मैडनेस हैड गॉन टू फार, तो उसको पागल सी होने लगती है। सी लेफ्ट दैट दे एंड वर नो लॉन्गर सेफ इन रावलपिंडी, सो इसलिए वह उस रावलपिंडी को छोड़कर भारत मुंबई में आ जाती है। फर्स्ट सी वॉज सेंट टू दिल्ली, पहले वो दिल्ली जाती है। देन टू बॉम्बे, तो वो बॉम्बे में आ जाती है जहाँ पर उसका बेटा काम करता है। इन रावलपिंडी मांझी लिव्ड इन हर आउन हाउस, जब रावलपिंडी में रहती है तो उसका जो पार्टीशन से पहले तो मांझी के पास उसका खुद का घर था। वहाँ पर बहुत ही उसके पास जमीन जायदाद थी, घोड़े सब कुछ थे। ओके, सी हैड बफेलो, उसके पास भैंसे भी थी। दे हैड लैंड, उसके पास जमीन जायदाद। दे हैड सम शॉप, उसके पास दुकानें भी थी। दे हैव टू सो हैप्पी कपल, उस समय वो अच्छी तरीके से रह रहे थे। हर ओनली सन फर्स्ट वर्क इन लाहौर देन इन मुंबई, पहले उसका लड़का एक ही लड़का था उसका, पहले वो लाहौर में काम करता था पाकिस्तान में, फिर बाद में जो पार्टीशन हो गया तो मुंबई में आ गई वो। इन मुंबई सी हैड टू लिव इन सिंगल रूम, मुंबई में भी सभी लोग एक सिंगल रूम में रहते थे। हुक्के वहीं पर एक स्मॉल छोटी सी किचन थी। हर हेल्थ वाज नॉट गुड, उसकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। ही सी गोट अटैक्स ऑफ अस्थमा, उसको अस्थमा का अटैक्स आते रहते थे। मांझी को वट सी इंसिस्टेड आर डूइंग एवरीथिंग विद हर आउन हैंड, परंतु उसने कुछ काम नहीं करना नहीं छोड़ा, वो काम करती रहती थी। सी नेवर सेड अ वर्ड दैट सी हैड लॉस्ट सो मच, वो कभी भी यह नहीं कहती थी कि उसने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि उसके बाद रावलपिंडी बहुत सारी जायदाद थी। वो इसका कभी भी नहीं कहा किसी से, मैंने उस रावलपिंडी पाकिस्तान में अपना बहुत कुछ खो दिया। सी हैड asked to suffer a lot but still had God's memories in heart, तो सभी जो उसकी रावलपिंडी जीती थी किस प्रकार सारी मेमोरीज को दिल में रहकर जीती थी। ओके, ये इस पार्ट में क्या कहा गया रिफ्यूजी में? इस पार्ट में कहा गया है कि मांझी नाम की औरत थी, बूढ़ी औरत, वो रावलपिंडी पाकिस्तान में रहती थी। जब पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था 1947 में, तो वो यह सोचती थी कि मुस्लिम और हिंदू भाई भाई हैं। लेकिन एक घटना के कारण क्या उसकी दृष्टि बदल गई कि एक हिंदू टांगे वाला मुस्लिम के द्वारा मारा गया, इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू था। ओके, यहाँ तक कि उसके घोड़े को भी मार दिया गया, तो उसकी दृष्टि बदल गई। तो क्या हुआ, जो पार्टीशन हुआ उसमें कभी वो दिल्ली पहुँचे तो कभी वो मुंबई भेज दिए गए। उसको रावलपिंडी में सेफ नहीं लग रहा था कि कि यहाँ पर हम मर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दंगे हो रहे थे उस समय 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में क्या था उसका, जो रावलपिंडी में रहती थी उस समय उसके पास कई जायदाद, भैंसें भी थी, उसके पास शॉप्स भी थी, वो बहुत खुश रहते थे उस समय। लेकिन बॉम्बे में आकर उसके पास क्या एक सिंगल रूम था, वहीं पर जीवन बहती थी, उसका इस्तेमाल अटैक भी आते रहते थे। ये सोचते हुए भी वह हमेशा खुशी रहती थी। ये उसका द रिफ्यूजी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये समरी याद कर सकते हैं आप, इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आ रहा था हमारा ब्लोज ऑफ फोर्थ वॉलॉक, यानी कि ढाई का ढाका। ये एक हरियाणवी फोल्टेक ट्रांसलेटेड इन, इस कहानी में क्या का, ये एक हरियाणवी लोक कथा है जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट फार्मर। ये एक ऐसे किसान की कहानी है जो बहुत ही मेहनती और बहुत ही दिमागदार होता है। वो क्या करता है, वंस ही सेव्ड 50 रुपीज़, वो 50 रुपये बचाता है।
टू बाय एन ऑक्स, एक बैल खरीदने के लिए, फ्रॉम अ फेयर, उसके नज़दीकी गांव में एक मेला लगा हुआ, वहाँ पर वो 50 रुपये बचाकर उसको खरीदने के लिए जाता है, एंड सम नियर बाई विलेज में। वट इन हिज वे, जब उसको खरीद कर आता है तो रास्ते में उसको बहुत देर हो जाती है, रात सी हो जाती है। तो वो क्या करता है, ही गॉट लेट एंड डिसाइडेड टू स्टे, तो वो सोचता है कि रास्ते में जो घर मिलेगा वहीं पर वो रात गुजारेगा, विच इज फाउंड इन हिज वे, जो रास्ते में। वट इट वॉज थग्स हाउस, यानी कि थी, तो उसको रास्ते में उसको चोरों का घर मिलता है। उसको क्या पता वो चोरों घर है, लेकिन वो चोरों घर था। इन दैट हाउस अ ठग लिव विद हर 4 sons एंड वाज वेरी हैप्पी टू हैव दिस साइन। इसका क्या मतलब है, जो फार्मर, जो ठग है, जो थीफ है, वो फार्मर को अपने घर में आते हुए देख कर बहुत खुश होता है। उसके 4 बेटे हैं। ओके, दे मेड अ प्लान, तो ये चारों बेटे और उसका बाप एक प्लान बनाते हैं उसको, फार्मर को चीट करने के लिए। वन ऑफ द ठग सन, एक जो उसका ठग है, जो थीफ है, उस चोर का बेटा पूछता है, एक बेटा, द फार्मर द कॉस्ट ऑफ द एट विच इज वॉट इट, आप फार्मर से किसान पूछा ये ऑक्स, आप बैल आपने कितने रुपए में खरीदा। द फार्मर टेस्ट 125 रुपये, थिंकिंग दैट ही वाज इफ ही इफ गेट्स गुड प्रॉफिट ही विल सेल एट द ऑक्स। तो बस कहता है मैंने इसे 125 रुपये में खरीदा है, वह सोचता है यदि 125 बता दिए तो अच्छी सेल में अच्छी इसकी लागत लगेगी। वन ऑफ द सन आज अगेन द कॉस्ट इज सो हाई, तो उसका बेटा फिर उससे कहता है इसकी कॉस्ट, इसके रुपए कुछ ज़्यादा ही हैं, एंड आस्क फॉर हिज इंटरेस्ट इफ यू वांट टू सेल, मैं इसको खरीदने में इच्छुक हूँ यदि आप बेचना चाहते हो तो फार्मर शोज हिज फुल इंटरेस्ट एंड होप्स टू अ गुड अमाउंट, तो बस कहता है फार्मर में बहुत इंटरेस्ट हूँ आपको बेचने के लिए, पर लेकिन इसका अच्छा रुपए देने होंगे। द सन सेज दैट देयर टाउ इज, तो सन कहता है उससे एक ताऊ है, who is widely respected and known in the village, उसकी रेस्पेक्ट है इस पूरे गांव में, बहुत ही ईमानदार हैं। वो कहता है वो इसका, इस बैल का अमाउंट बताया कितना है। तो जो ताऊ है, द फार्मर थिंग्स ओल्ड लाइक हिम जैसे एंड राइट, फार्मर सोचता है वो ताऊ है वो राइट बिहेव करता है, तो उसको पता होगा कि वो अच्छा ही, कुछ अच्छा ही अमाउंट बताएगा इस बैल के बारे में। लेकिन क्या होता है, आफ्टर टेकिंग सम टाइम, जो ताऊ उस बैल को, ऑक्स को देखता है अच्छी तरह से, और कभी उसकी ऑब्जर्व करता है, टच करता है, छीता है उसके टेल, उसकी पूंछ को देखता है, फिर उसके बैक को देखता है, एंड अदर पार्ट्स को देखता रहता है, तो उसको बाद में बताता है। तो ऑक्स, ताऊ कहता है कि दी ऑक्स इज ओनली 2.5 रुपीज़, यानी इसका क्या मतलब है, वो कहता है अंत में कि उसका बैल सिर्फ और सिर्फ 2.5 रुपये का है। तो ये सोच सुनकर जो फार्मर है, हियरिंग द फार्मर शॉक, तो फार्मर ये सब सुनकर वो शॉक हो जाता है, फील चीट, वो सोचता है कि मैं लुट गया। वट हिज शुड टू सेल द ऑक्स एट द कॉस्ट, पर उसको वो बेचना ही पड़ता है क्योंकि वो पहले क्या जो बताएगा उसी दाम में मैं बेचूंगा। ओके, एट नाइट द फार्मर फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू स्लीप एंड प्लान्स टू टीच द ठग्स लेसन। अगले दिन वो चले जाता है अपने घर, जब वो अपनी रात सोचता है कि अब ठग्स को ये लेसन सिखा नहीं होगा जो उसने मेरे साथ ठग किया। नेक्स्ट डे द फार्मर अपीयर्स इन ठग्स हाउस इज द एक्यूज्ड ऑफ वुमेन, तो फार्मर्स, जो फार्मर है वो ईमानदार नहीं, बहुत चालाक है। वो क्या करता है, वो अगले दिन उस ठग्स के घर जाता है, लेकिन एक औरत का भेष धारण करके। हिट एंड टेल्स देम अ फॉल्स स्टोरी, तो उनको एक गलत स्टोरी बताता है, कलक कहानी सुनाकर। वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ एक अच्छे इंसान से। नन ऑफ वांट्स टू मिस द चांस एज दे आर बैचलर्स, वो चारों बेटे उस ताऊ के वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहते, वो चारों कुंवारे थे। बट सी पुट अ कंडीशन ऑफ बाइंग गुड ज्वेलरी, सो इसलिए उसने कंडीशन रख दी उस फार्मर जो औरत के भेष में उस समय उस ठग्स के घर में गया था कि बाइंग गुड ज्वेलरी, को उसके लिए आभूषण खरीद कर लाए, कपड़ा खरीद कर लाए और मैनी अदर थिंग्स खरीद लाए। तो ये सोचकर वो सभी फार्मर्स के बेटे पूरे दुकान पर बाजार में चले जाते, चारों को चारों, एंड दे ऑल रन टू बाय द थिंग्स एंड कम फर्स्ट टू मनी हर। ओके, नाउ द ठग इज अलोन,
तो क्या होता है, तो ठग है वो अब अकेला पड़ जाता है। द फार्मर कम्स इन रियल फॉर्म, जो फार्मर है, जो किसान है, वो अपनी असली अवस्था में आ जाता है और वो कहता है सो माई वोलक इज वर्थ ओनली 2.5 रुपये, क्या मेरा बैल सिर्फ 2.5 रुपये का था। एंड उसको बुरी तरह से मारता है फार्मर। नेक्स्ट डे सम वेरी एक्सपीरियंस हकीम वाज कम इन दी विलेज, तो अगले दिन गांव में क्या होता है, हकीम आता है, बहुत ही अनुभवी। द बॉय रन टू हिम फॉर देयर फादर्स ट्रीटमेंट, तो फादर को उसने मारा था किसान औरत की भेष बुरी तरह, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पास भागे चले जाते हैं। द हकीम टेल्स 4 किड्स ऑफ हर्ब्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्योर हिम, तो हकीम कहता है इसके लिए 4 प्रकार की औषधि चाहिए इसको सही करने के लिए। तो क्या होता है तो क्या होता है, तो हकीम उन चारों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। तो हकीम चारों अपनी छोरे उसको हकीम के साथ छोड़कर उससे चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके सामने फिर हकीम अपनी अवस्था असली अवस्था में आ जाता है। फिर क्या करता है हकीम, फिर उसको बुरी तरह से मारता है। वो कहता है सो माई बुल्लक इज ओनली 2.5 रुपीज ओनली, क्या मेरा बैल 2.5 रुपये का था, इसका क्या मतलब हुआ। फिर उसको मारता कहता है तो उस ओके। फिर क्या होता है, फिर अगले दिन ही फार्मर एक लड़के को क्या कहता है कि उसके पास जाए, उसके घर के पास जाकर कहे सो माई बल्लक इज वर्थ 2.5 रुपीज, क्या मेरा बैल 2.5 रुपये का था। एट ठग्स हाउस एंड रन कहकर उस घर से वहां से भाग जाए। द बॉय डज सेम एंड 4 सन्स एंड रन अवे, द बॉय उसके घर के सामने जाता है, उसके यही कहता है कि क्या सो माई बलक इज वर्थ ओनली 2.5 रुपीज, क्या मेरा बैल 2.5 रुपये का था। तो वो चले जाता है। फिर फार्मर उसके सामने आ जाता है, फिर उसके बुरी तरह से मारता है, उसके एक वचन दिलवाता था कि आगे से कभी भी किसी भी को नहीं लूटेगा। ये कहानी का क्या तात्पर्य है। ओके, ये पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है द बल्लक्स ऑफ द बुल्लॉक। उसके बाद